नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम बातें आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होती है और कहीं ना कहीं इससे आप लाभान्वित भी होते हैं। किसान मित्रों, खेती किसानी के साथ ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कब खेती कार्य में, कृषि कार्य में सामूहिक कार्य करें, कब जुताई करें, कब बुआई करें, क्या बीज का चयन होना चाहिए और कैसे भंडारण करें, साथ ही साथ रख रखाव भी कैसे करना चाहिए। ये जानकारी आपके लिए और हमारे सभी मित्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और यही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर हरदयाल वर्मा। आप डीन हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर में। नमस्कार किसान भाइयों, ये कृषि कार्य का बहुत महत्वपूर्ण समय है और इसमें न केवल आपको अपनी रबी फसलों की कटाई करनी है बल्कि इनके गहाई, भंडारण और अपने बीज की तैयारी, आगामी फसलों की तैयारी, ये सब कार्य आपको इस समय करना होते हैं। मुख्य रूप से जो आपकी फसल है जिसकी कटाई शुरू हो गई है, कुछ जो देरी से बोई गई फसलें हैं या जिनका लंबी अवधि की फसलें जिन किसान भाइयों ने लगाई हैं, उसमें अभी थोड़ा समय है। और जब ये कटाई होती है किसान भाइयों, तो आपको ये देखना है कि कटाई के पहले एक बार रोगिंग कर लें या आपने जो बीज वाली फसल है उसमें अन्य जातियों के पौधे शामिल ना हों, जिससे कि बीज में मिश्रण ना हो। ये आवश्यक रूप से आप कर लें और उसके बाद में जब कटाई करें तो अलग अलग आपकी जो जातियाँ हैं, विभिन्न फसलों की जो आपने बीज उत्पादन के लिए लगाई हैं, वो अलग अलग कटाई करें, अलग अलग उनकी गहाई करें और अच्छे से सुखाने के बाद जब लगभग 8% नमी दानों में रहे तो उस समय आप इसका भंडारण करने के लिए ले जा सकते हैं। और जब आपको लगता है कि नमी अधिक है तो अपने खलिहान में, अपने बाड़े में, घर में कहीं भी धूप में इसको अच्छे से सुखा के भंडारण करें। अगर भंडारण के पहले नमी अधिक रही तो उसमें जो भंडारित अनाज के कीट हैं उनका नुकसान होता है और गुणवत्ता में भी कमी आती है और अंकुरण में भी कमी आती है। जो आगामी फसल आप बोएंगे उसमें अंकुरण में कमी होगी तो आपको उचित पौध संख्या नहीं मिल पाएगी और पैदावार में भी कमी होगी। तो ये आवश्यक है कि आप इसके लिए पूरी तरह से ध्यान रखें। इसके साथ ही अब फसल कटाई के बाद में समय आता है किसान भाइयों गहरी जुताई का। इस समय खेत खाली होने के तुरंत बाद हमें मिट्टी पलटने वाले हल से जिन खेतों में पिछले 3 वर्षों से जुताई नहीं हुई है, यानी गहरी जुताई हर तीसरे वर्ष करनी है, तो वो आप ज़रूर करें। और इस समय जुताई होने के बाद में एक पूरा समय खेत को धूप देखने का, मिट्टी को टेम्परेचर में, गर्मी में रहने का अवसर मिलता है। इसमें न केवल कीड़े मकोड़े, बीमारियों के बीजाणु, बल्कि बहुत से अधिकांश खरपतवारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो आवश्यक रूप से ही आप गहरी जुताई करें। इसके बाद में अगली कड़ी में हमें मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। ये आप लोग भली भांति परिचित हैं, किसान भाई मिट्टी परीक्षण कराने लगे हैं, अधिकांश जगह मिट्टी परीक्षण हो रहा है। तो इसमें मिट्टी परीक्षण अपने खेतों का ज़रूर कराएं और जो आपको आगामी फसल बुआई के समय कितना आपको खाद उर्वरक देना है उसके बारे में निर्णय लेने में सहूलियत होगी। और पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर जब आप खाद उर्वरक देंगे तो हो सकता है जो पोषक तत्व आपकी ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में है उसमें आपको ना देना हो या कम पोषक तत्व देना हो, तो उसमें लागत में भी कमी आएगी और आपके आय में वृद्धि होगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी ध्यान रखें कि आगामी फसल मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन मूंग लेने की हमारे यहाँ जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ ले रहे हैं किसान भाई पिछले वर्षों से। तो ज़रूर ये ध्यान रखें कि उनका भी बीज की व्यवस्था, खाद और बीज उपचार करने के लिए फफूंदनाशक, इन सब की व्यवस्था आपने कर ली होगी। नहीं की है तो अभी कर लें और उसके बाद ही ये फसल आप अच्छी जुताई करके और इन फसलों को बोएं। और ग्रीष्मकालीन मूंग में आप देखते हैं कभी कभी पीला मोजेक नाम की बीमारी भी लगती है। तो ये पत्तों में जो सफ़ेद मक्खी जैसी छोटे मच्छर जैसे दिखाई देते हैं उनके द्वारा फैलती है। तो आपको बीजोपचार से ही इसका बचाव करना है और इसके लिए आपको कीटनाशक से भी इसका बीजोपचार करना है। इसमें आप
थाइमेथॉक्सम से बीज उपचार कर सकते हैं। इस कीटनाशक से बीज उपचार करने से शुरुआती अवस्था में भी ये बीमारी से बचे रह सकते हैं। उसके बाद भी किसान भाई जहाँ ये बोनी जल्दी हो जाती है उसमें ये ध्यान रखें कि जहाँ भी पीले पत्ते अगर दिखते हैं तो सबसे पहले उनको पूरे पौधे को उखाड़ कर मेड़ पर मिट्टी में गाड़ें और मिट्टी से अच्छे से दबा दें। उनको उखाड़ कर वहीं ना फेंकें, उससे ही इसका दूसरी जगह फैलाव होता है, दूसरे पौधों में फैलाव होता है। तो इसलिए इनको सभी बातों को ध्यान में रख के आप अपनी ग्रीष्मकालीन फसल ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण फसल है हमारे इस समय जो गर्मी में खेत में रहती है, वो है गन्ना। तो गन्ने की फसल के लिए भी नियमित रूप से सिंचाई करें और 10 दिन में गर्मी के दिन में गन्ने में सिंचाई करें। अगर रेन गन से कर सकते हैं तो रेन गन से करें, उसमें पानी की बचत होगी। ड्रिप इरिगेशन लगाया है तो बहुत ही अच्छा है, ड्रिप इरिगेशन उपयोग करें, इसमें पानी की और कमी की आवश्यकता होगी। कम पानी में अधिक रकबे में आप सिंचाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जब कभी पानी की कमी होती जाती है, कभी कभी मौसम में कुएं में और जल स्रोतों में पानी की कमी आती है, जल स्तर की कमी आती है, तो उस समय एक कतार छोड़कर सिंचाई भी कर सकते हैं, जिसमें हम गर्मी में अपनी फसल को अधिक नुकसान होने से बचाएं। और इसके साथ में मल्च, जो पत्तियों की मल्च जो आपने फसल की कटाई की होगी उस समय या रैटून की फसल ली होगी, तो उस समय जो पत्तियां निकलती हैं वो आपने संभाल कर रखी होंगी, उनको नालियों में अच्छे से बिछा दें और बिछाने के बाद उनको अच्छे से फैला दें। तो करीब 5 से 6 सेंटीमीटर की मोटी परत जब बिछी रहेगी तो वो आपके नमी का संरक्षण करेगी और अधिक से अधिक नमी आपके पौधों को गर्मी के मौसम में भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही गन्ने में इस समय शूट बोरर या गन्ने का तना वेधक, शीघ्र तना वेधक एक कीट का प्रकोप होता है जो शुरुआती अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। और वो गन्ने की शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें अंदर घुसकर और ऊपर की तरफ खाते हुए जाता है, अंदर अंदर एक सुरंग सी बनाता है, उसमें शीर्ष भाग फिर सूखने लगता है। तो इससे भी बचाव के लिए आपको तैयार रहना है। और इसके लिए कार्बोफ्यूरान 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ये पूरे 1 हेक्टेयर में इसका उपयोग करना है। और इसके उपयोग करते समय ये ध्यान रखें कि जब इसका उपयोग करें उस समय खेत में नमी हो, जिससे इसका प्रभाव अच्छा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई आप इस तरह से इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे और अपनी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन लेंगे। तो कृषि में सामूहिक कार्य कब करें, कैसे करें, क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये तमाम जानकारियां हमने आपको दी। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके
फसलों को एक नया आयाम देते हैं नित नई तकनीकों के सहायता से और अपनी सफलता के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। वो कहते भी है ना कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, हम मेहनत करते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे कदमों में आती है। ऐसे ही सफलता की कहानी आज फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए बातचीत सुनते हैं एक सफल किसान मनोज सोलंकी की, जो विदिशा के रहने वाले हैं। किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चैत का महीना चल रहा है। ये ऐसा महीना होता है जिसमें हमारे किसान भाई रबी फसलों की कटाई करते हैं, फिर गहाई करते हैं और भंडारण भी करते हैं। इसी टाइम पे खेत खाली भी हो जाते हैं। जहाँ किसान भाइयों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं तो वो जायद फसलें अर्थात ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी लेते हैं। फिर और गर्मियों के दिन में कौन कौन से काम करेंगे? हमारे प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गेहूं की कटाई हो गई है, चल भी रही है और चलेगी भी। लेकिन गेहूं के साथ साथ चना मसूर इसकी कटाई तो हो चुकी है, खेत खाली हो गए हैं। इस खाली समय में हमारे किसान जो उन्नत किसान हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या करते हैं और उन कृषि कार्य को करने से आगामी फसल कैसे अच्छी आती है, इन तमाम बातों की जानकारी एक प्रगतिशील किसान से लेंगे। आइए आपकी भेंट उनसे कराते हैं। आपका परिचय दें। सभी को जय जय श्री राम। मनोज सोलंकी और ग्राम खामखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। अभी प्रायः हमारे पूरे क्षेत्र में प्रमुख रूप से गेहूं की फसल ली जाती है। अब लगभग गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है और धीरे धीरे कटाई शुरू हो गई है। तो कटाई जोरों पर चल रही है। गेहूं की कटाई करने के बाद अभी जो हमारे पास जो कृषि विभाग के जो हमारे साथी आते हैं और अधिकारी जो हमारा मार्गदर्शन कर, पहले प्राय हम क्या कर देते थे कि फसल गेहूं की हमने काटी और जो ज़्यादातर यहाँ आसपास के गांव में भी होता था, हम गेहूं में की जो फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा देते थे। उससे दिन प्रतिदिन जो हमारे इतना किसानों को जानकारी थी नहीं, तो खेतों में आग लगा देते थे, तो दिन प्रतिदिन हमारा उत्पादन कम होता जा रहा था। तो फिर हम भी थोड़े चिंतित हुए और हमने आपस में सब किसान भाइयों ने चर्चा करी कि अपना उत्पादन जो सिंचाई के अपने पास नहर की व्यवस्था हो गई है, 3-3 अपन पानी दे रहे हैं, अच्छी उन्नत किस्म की हम गेहूं की फसल ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना उत्पादन गिर रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो हम सब में सहमति बनी और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों से हमने संपर्क किया और वो लोग हमारा मार्गदर्शन करने आए। तो दिनेश जी भाई साहब जब वो आए तो उनने हमारा मार्गदर्शन किया। उनने बताया कि आप जो परंपरागत खेती करते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको सुधार लाना पड़ेगा। हमारी जो प्रदेश सरकार और हमारी जो केंद्र की सरकार है वो भी समय समय पे हमारे लिए निर्देश देती रहती है किसानों के बीच में जाकर अधिकारियों के माध्यम से, कि जो हम खेतों में आग लगा देते हैं उसके क्या दुष्परिणाम है। तो वो आए, जब उन्होंने बताया हमें कि गेहूं के खेतों में जो फसल कटने के बाद हम आग लगा देते हैं तो जो हमारे जो मित्र कीट हैं तो वो उसमें जल जाते हैं और जो ऊपरी जो परत होती है मिट्टी की, वो आग लगने के कारण कठोर हो जाती है और वो अपना जो उत्पादन उसकी क्षमता है उसका प्रकृति बदल के और वो कठोर अनुपजाऊ ज़मीन की तरह व्यवहार करने लगती है। तो तब हमें सब उनने मार्गदर्शन किया और हमने सब चर्चा करी। तो उसी वर्ष से हमने ये प्रण लिया कि अब खेतों में हम आग नहीं लगाएंगे। तो कई कृषि यंत्र जो आधुनिक अब आने लगे हैं उनमें स्ट्रा रीपर, जिसे हम जैसे भूसा आम बोलचाल की भाषा में भूसा की मशीन बोलते हैं। तो जब गेहूं कट जाता है तो हम भूसे की मशीन चलवाते हैं और भूसा बना लेते हैं उससे। तो क्या है, वो जब जो नरवाई होती है वो काफ़ी बैठ जाती है उसके बाद। अच्छा, उसे करने के बाद हम गहरी जुताई करते हैं, पिलाऊ कर लेते हैं, पिलाऊ से गहरी जुताई हो जाती है। तो गहरी जुताई करने के बाद वो मिट्टी जो पलटती है तो वो जो नरवाई होती है वो उसमें दब जाती है, तो वो अच्छा जैविक खाद का काम करती है। तो हम जब वो गहरी जुताई से मिट्टी पलट के और वो दबा देते हैं, उसके बाद जब जो हमारा जो रोटर बीटर होता है, तो जैसे ही हमें लगता है कि अब बारिश की संभावना होने वाली है तो हम जून के महीने में 15 जून से पहले हमारी ज़मीन तैयार करते हैं। तो रोटर बीटर चला के हम वो पिलाऊ का खेत लेवल करते हैं
लेवल करने के बाद उसमें हम जो अपने जो पशु और जो अपने जानवर हैं उनका गोबर का खाद जो हम 1-2 साल से इकट्ठा करते हैं और उसमें वो वर्मी कंपोस्ट वाली प्रक्रिया से केंचुए छोड़कर उसे जो खाद बनता है उसे हम हमारे खेतों में सिंचवाते हैं और उस ज़मीन को हम तैयार करते हैं आगामी फसल के लिए। किसान भाइयों, कृषि विकास के सही मायने बस यही है कि हमारे किसान भाइयों तक उन्नत तकनीक पहुंच जाए। खेती में समय समय पर उन्हें क्या करना चाहिए, ये देखा मनोज जी ने बताया कि आपको नरवाई नहीं जलाना चाहिए, जलाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, गर्मियों के मौसम में गहरी जुताई करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, ये बताया आपको। और आप भी जानते हैं इस बात को और बेहतर ढंग से जानते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे निश्चित रूप से आगामी फसल तो अच्छी होगी पर खेती के मायने ही बदल जाएंगे। अब मनोज जी से हम ये जानेंगे कि गर्मी के मौसम में वो किन किन फसलों की पैदावार लेते हैं जायद मौसम में। गेहूं की फसल कटने के बाद प्रायः हमारे यहाँ ज़्यादातर जब ज़मीन तैयार कर लेते हैं तो ट्यूबवेल की खेती जो जिन क्षेत्रों में है उनमें प्रायः हम ज़मीन हमारी तैयार कर कर हम मूंग की फसल प्रायः हमारे क्षेत्र में मूंग की फसल लेते हैं। और मूंग की फसल में जैसे अच्छे उन्नत किस्म के हम बीज लाते हैं और कृषि विभाग वाले जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं तो हमें वो सर्टिफाइड और फाउंडेशन बीज हमें उपलब्ध करवाते हैं। वो बीज ला के हम हमारी ज़मीनों में डालते हैं और अभी हमारे यहाँ बीघा वाला सिस्टम चलता है तो एक बीघे में 4 के लगभग 1 बीघा में 4 कुंटल के लगभग मूंग का उत्पादन हमें मिल जाता है। तो उससे भी हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ रहा है। जी किसान भाइयों, अब मनोज जी से एक महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि जो खेती कर रहे हैं उससे उन्हें रबी मौसम में उत्पादन की अगर दृष्टि से देखें, लाभ की दृष्टि से, तो कितना गेहूं होगा, क्या भाव बिकेगा और जो मूंग बोंगे ग्रीष्म ऋतु की उसमें उन्हें उत्पादन की क्या आशा है। मेरे पास लगभग 55 बीघा ज़मीन है और मैं उसमें प्राय गेहूं का उत्पादन लेता हूं और 550 कुंटल के लगभग मेरा गेहूं उसमें उत्पादन मुझे मिल जाता है। और हमारे ग्राम में सोसाइटियों के माध्यम से जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ खरीदी होती है और समर्थन मूल्य पे हम जो अभी केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है 2015, तो हम समर्थन मूल्य पे उसकी तुलाई करते हैं। और उसके बाद जैसे मूंग मेरे पास थोड़ा क्या ट्यूबवेल में पानी की कमी है इसलिए मैं सिर्फ 10 बीघा में मूंग की खेती करता हूं। तो 40 कुंटल के लगभग 10 बीघा में मुझे पैदावारी मिल जाती है और उसका भाव भी मंडियों में अच्छा है और समर्थन मूल्य पे भी उसका अच्छा भाव है। तो जहां हमें ज़्यादा रेट मिल जाता है, अगर समर्थन मूल्य पे रेट अच्छा मिलता है तो हम सरकारी खरीदी के माध्यम से दे देते हैं और अगर मंडी में अच्छा भाव मिलता है तो हम मंडी के माध्यम से उसे विक्रय कर देते हैं। किसान भाइयों, जब हम गाँवों में जाते हैं तो गाँव के बुजुर्ग किसान बताते हैं कि भैया खेती बाड़ी तो पंजाब और हरियाणा में अच्छी होती है, पर हमने देखा जिला विदिशा का गांव गंगरवाड़ा और खामखेड़ा, यहाँ हमें पंजाब हम तो नहीं गए पर हमने ये कह सकते हैं कि पंजाब से कम भी नहीं है ये गांव। जगह जगह गेहूं की बढ़िया खेती, सिंचाई के साधन, प्रगतिशील किसान, बस अच्छी खेती बाड़ी और समृद्ध देश के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आप हमारे देश के और प्रदेश के सभी किसानों को कोई बात प्रेरणा देना चाहें तो बताएं। प्रेरणा के लिए तो दिनेश जी भाई साहब ऐसा है कि परंपरागत खेती से थोड़ा सा हट के किसान भाई थोड़ा सा जो अपने कृषि विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे समय समय पर मार्गदर्शन लेकर और वो जो थोड़ा सा हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं उसके हिसाब से अगर हम खेती पे ध्यान देंगे और उसके बाद हमारा उत्पादन बिल्कुल ज़रूर बढ़ेगा। तो समय से मेरा सिर्फ ऐसा ही सुझाव है कि आजकल खेती जब तक हम आधुनिक तरीके से नहीं करेंगे और बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है, तो समय समय पे हम उनसे मार्गदर्शन लेके अगर हम थोड़ा सा हमारा तरीका खेती का बदलेंगे और हम आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं उनके द्वारा और उनसे प्रेरणा लेके अगर खेती करेंगे तो निश्चित ही उत्पादन बढ़ेगा और किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा। मेरा इतना ही कहना है। मनोज जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देखेंगे तो प्रेरणा प्राप्त करेंगे और आप जैसी खेती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी।
तो देखा आपने मेहनत और लगन से साथ ही साथ तकनीकों की सहायता से आज कैसे हमारे किसान भाई एक नई कहानियां लिखते जा रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो चला है खबरें खेती का। तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। कच्चे जूट का समर्थन मूल्य तय, प्रशिक्षण का आयोजन और बांस रोपाई के लिए जिले चयनित और चना उपार्जन केंद्र का उद्घाटन। आइए खबरें विस्तार से देखते हैं। साल 2022-23 के सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह मंजूरी दी गई है। भारतीय जूट निगम केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय जूट निगम को यदि कोई नुकसान होता है तो केंद्र सरकार उसकी पूर्ति करेगी। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से जूट उत्पादकों को लाभ मिलेगा और इससे गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण का आयोजन। फसल अवशेषों का प्रबंधन करना बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पर किसान इन्हें खेत में ही जला देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इन कृषि उत्पादों का किस प्रकार प्रबंधन किया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि अवशेषों और ऊर्जा में बदलने के बारे में विस्तार से बताया गया। संस्थान का कृषि ऊर्जा और शक्ति प्रभाग कृषि अवशेषों को विभिन्न उत्पादों में बदलने और उसके प्रबंधन पर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में कृषि अवशिष्ट से ठोस ऊर्जा पदार्थ, कोयला, बायो कंपोस्ट बनाने की जानकारी दी गई। बांस रोपाई के लिए जिले चयनित। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत राज्य के 3 जिलों का चयन बांस उत्पादन के लिए किया गया है। हरदा, रीवा और देवास जिलों में बांस उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि इन तीनों जिलों में 12,324 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही करीब 3,500 किसानों और शिल्पियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को बांस उगाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। श्री शाह ने बताया कि बांस उत्पादों की बेहतर कीमत उपलब्ध कराने के लिए बांस बाजार और एम्पोरियम की मदद भी ली जाएगी। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में पौधा रोपण, फेंसिंग में भी बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांस की खेती की खास बात यह है कि इसे अनुपजाऊ भूमि में भी उगाया जा सकता है। केंद्र सरकार बांस कटाई पर लगी रोक को पहले ही हटा चुकी है, इसलिए किसानों को बांस लगाने से भरपूर लाभ हो रहा है। चना उपार्जन केंद्र का उद्घाटन। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जिससे लागत में कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार नित नए प्रयास कर रही है। श्री पटेल हरदा के अब गांव खुर्द गांव में चना उपार्जन केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वेयर हाउस का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को बीमा दावों का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें राहत राशि भी प्रदान की जा रही है। श्री पटेल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन करने से नर्मदापुरम के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि तवा डैम का पानी नहरों में छोड़ने से इस साल किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग से अतिरिक्त लाभ होने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो किसान मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इस कार्यक्रम में हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियां लेकर आएंगे। ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं रात 11 बजे और कल सुबह 7:30 बजे आप इसका रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।